हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि पहले से आप लोग पढ़ रहे हैं CDS, FCAT, CAPF, अलग अलग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे। ND की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से लोग एयरफोर्स की कर रहे होंगे। तो आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ वोकेबलरी के सेशंस। वोकैब के सेशंस में आपको दूंगा। वोकैब के सेशंस में आपको सब कुछ मिलेगा, वन वर्ड्स, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, और वोकैबलरी भी अलग अलग तरीके से देखेंगे हम। कैटेगराइज्ड मैनर में भी देखेंगे, रूट वर्ड्स से देखेंगे, निमोनिक्स से देखेंगे। तो अलग अलग तरीके से वोकैब भी पढ़ने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। तो आप में से अगर कोई अनअकैडमी पे नहीं पढ़ता है अभी तक सॉरी, तो उसके लिए थोड़ा बता दूं मैं। तो जैसे कि आप फ्री कोर्सेज तो अवेलेबल आपके लिए हैं। फ्री कोर्सेज आप देख पाओगे अच्छे से। लेकिन अगर फ्री कोर्सेज से आपकी मतलब प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है अच्छे तरीके से, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं। 5 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ मैंने इंग्लिश पढ़ाया हुआ है, और अलग अलग एग्जाम्स के लिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जैसे CDS हो गया, आपका ND हो गया, SSC हो गया, CGL SSC के एग्जाम है, CHSL है, FCAT आपका है, बैंक PO का पेपर है। तो बैंक वगैरह के SSC के एग्जाम्स के लिए भी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, डिफेंस के एग्जाम्स के अलावा। तो जैसा कि आप मुझे अभी चैनल पे देख रहे हैं, डिफेंस एग्जाम्स क्वेस्ट पे, इस पे आप मुझे देख पा रहे हैं। और हमारे एक चैनल और है, डिफेंस एग्जाम एंड टाइम। इसको भी आप सब्सक्राइब कर। इस पर आपको 8 to 10 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे। 8 to 10 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस क्या, कंसेप्ट वीडियोस होंगे। कोई भी छोटा सा कंसेप्ट हो सकता है जो आपको कम टाइम में समझाया जा सके और आपको समझ में भी आ जाए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वीडियो होंगे, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। जैसे मैंने PQRS के डाले हुए हैं, PQRS को कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसके मैंने वीडियोस डाले हुए हैं अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। अभी मेरा रूट वर्ड्स की सीरीज वहां पर चल रही है। उसके बाद निमोनिक्स की भी सीरीज आएगी। चलिए सोच, निमोनिक्स की सीरीज आएगी, वो भी आप देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो प्लस की जैसे मैं बात कर रहा था आपसे कि प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। नुकसान तो कोई नहीं है। देखिए, जब आप फ्री कोर्स लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं आप फ्री कोर्सेस, तो आपको फ्री मिलते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज फ्री कोर्सेज का ये रहता है। लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं साथ में, क्योंकि देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड। ठीक, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? आपको लाइव क्लासेस डेली मिल रही हैं, नहीं मिल रही, नहीं मिलती हैं ज़्यादातर। तो आपको एक इशू ये आ गया, आपको डेली क्लासेस नहीं मिलेंगी, रेगुलर जैसे क्लासेस होती हैं आपकी इंस्टीट्यूट्स में या फिर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो नहीं मिल पाएंगी आपको फ्री कोर्सेज में। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे फ्री क्लासेस होती हैं तो आपको रैंडम कोई भी टॉपिक कभी भी पढ़ाया जा सकता है। कोई फिक्स कोर्स का स्ट्रक्चर नहीं होता कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। फ्री कोर्सेज में जब भी मन करेगा जो भी एजुकेटर का, वो पढ़ा के चला जाएगा आपको। तो दिक्कत हो गई है। तो तीसरी क्या प्रॉब्लम आती है? लाइव टेस्ट और क्विज वगैरह की। मतलब चलो हमने पढ़ लिया, स्टडी मटेरियल भी हमको मिल गया, तो फिर मॉक टेस्ट देने के लिए दिक्कत हो जाती है। उसके लिए फिर आपको मॉक टेस्ट के लिए अलग दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, इस वजह से अनअकैडमी ने आपको प्लस सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाने का फैसला लिया है, जिसमें आपको ये पेड प्लान है जो मिनिमम आपका 400 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो तो पेड प्लान है। उसमें क्या होगा, आपको डेली तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आप एजुकेटर से आप इंटरेक्ट कर पाओगे, उनके साथ चैट बॉक्स में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और पोल्स अगर अलग अलग पोल्स करवाए जाते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, MCQ है,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उसमें आपको बोल दिया जाएगा, आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। वहाँ लीडर बोर्ड यानी कि रैंकिंग वगैरह भी दिखाता है आपकी, तो आप अपनी रैंक भी एनालाइज कर सकते हो डेली कि आप इम्प्रूव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो कोर्सेज लेने के बाद। तो उसके बाद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं आपके सारे, डेली लाइव क्लासेस लगेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे यानी कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा, ऐसे नहीं कहीं कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लिया। जो भी एजुकेटर होगा वो आपके कोर्स को इस तरीके से डिजाइन करेगा कि आप बहुत अच्छी तरह से और आसानी से चीजों को समझ पाए। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे, लाइव टेस्ट और क्विज वगैरह भी आपके कंटिन्यूसली होते रहते हैं, तो इनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एवेल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी, उस चीज को उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कैटेगरी चूज करेंगे सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ। तो जब आप इस कैटेगरी को चूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तब आपको इस कैटेगरी में जितने भी टीचर पढ़ा रहे होंगे प्लस कोर्सेज जिनके भी होंगे, फ्री कोर्सेज तो आप वैसे ही देख पाओगे बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी टीचर्स के प्लस कोर्सेज वहाँ चल रहे होंगे आप सबके कोर्सेज देख पा रहे होंगे, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अब उसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कीजिए, वहाँ आपको ये ऐप दिख जाएगी, ये लोगो है ऐप का। इसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए डाउनलोड करके। उसके बाद आपको अपना अकाउंट बनाना है, इस पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं इसमें। रजिस्टर करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी या फिर गोल चूज करना होगा। गोल से क्या मतलब है, जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कोई मेडिकल एग्जाम हो गया, कोई डिफेंस का एग्जाम हो गया, एसएससी का हो गया, कोई बैंक का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, तो जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करोगे वहाँ आपको अलग अलग एग्जाम्स के कैटेगरीज दिख जाएंगी, तो आप जो भी कैटेगरी के लिए तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, वो आप चूज कर लोगे। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने चूज कर लिया सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ, अब उसने चूज कर लिया और उसको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, तो वो कैसे लेगा, देखिए आपके स्क्रीन पर ऐसे दिखाएगा, तो ये गेट सब्सक्रिप्शन, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, यानी कि आपको ये ड्यूरेशन दिखेगा और उसके सामने अलग अलग पेमेंट्स लिखी होंगी, तो ये दिखेंगी आपको। तो आपको जो भी ड्यूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है आप वो ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको आप मिनिमम 12 मंथ्स का तो ले ही लें, और उसके अलावा 24 मंथ्स का भी लें, यानी कि या तो आप 12 मंथ्स का लें या 24 मंथ्स का लें, कम से कम 1 ईयर का तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि 1 मंथ में कोई प्रिपरेशन नहीं होती किसी स्टूडेंट की, तो आप एक तरीके से अपना पैसा वेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी अगर प्रिपरेशन अधूरी रह जाती है तो आपके पैसे आपको मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं हो पाएगी वो चीज़, 3 मंथ्स में भी नहीं होती, 6 मंथ्स में आप एक बार प्रिपरेशन कर पाओगे लेकिन उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस एग्जाम के साथ उस कोर्स को जिसको भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना, क्योंकि रिवीजन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब आप एग्जाम में जा रहे होते हो उससे पहले करने के लिए। ठीक, तो आपको कम से कम 12 मंथ्स का लेना चाहिए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 24 मंथ्स का लीजिए। 24 मंथ्स का आप अगर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा उससे, कि आप अपना कोर्स कर पा रहे होंगे, उसके बाद उसका रिवीजन कर पा रहे होंगे, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जा पा रही है तो फिर से आप अपने कोर्स को रिवाइज कर सकते हो, 2 बार रिवाइज कर सकते हो। और बहुत सारे नए एजुकेटर भी आते रहते हैं तो उनके कोर्सेज भी आप देख सकते हो, अलग अलग नए नए एजुकेटर्स आते रहते हैं तो आप उनके कोर्सेज को भी देख सकते हो। उनके कोर्सेज को आप देख लोगे तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको 24 मंथ्स का, और मिनिमम आप 12 मंथ्स का तो ले ही लें। अब चलो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये लेना है या फिर ये लेना है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, अलग अलग पेमेंट आपके सामने लिखी हुई होगी, आपको दिख जाएगी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर अप्लाई कोड करके एक ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देगा कि अप्लाई रेफरल कोड, या फिर डू यू हैव अप्लाई रेफरल कोड, ऐसे कुछ करके आएगा। तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको विकास 1, ये आपको रेफरल कोड वहां पर
अप्लाई कर देना है। ये कोड जब आप अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आप कर सकते हो। और डिस्काउंट मिलने के बाद आपका अमाउंट जो भी वहां पर पेएबल दिखा रहा होगा, उस अमाउंट में से 10% अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। वो डिडक्ट होने के बाद आप बाकी जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो पे कर देंगे, तो आपका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हमको सर्च कर सकते हैं डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट, और टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और बहुत से बच्चे जैसे पूछते हैं सर हम आपको अनअकैडमी पे कैसे सर्च करें, हम सर्च नहीं कर पाते हैं, हमको पढ़ना है, क्लासेस लेनी है आपकी। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली कुछ नहीं करके अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में जाइए। एनडीए कैटेगरी में मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, तो एनडीए कैटेगरी में आप जाओगे जब, तो मेरे को सर्च करना पड़ेगा आपको विकास राज पाठक। आप सर्च करोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल ये दिखने लग जाएगी सर्च रिजल्ट्स में। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको मेरी प्रोफाइल पे आ जाओगे। ये मेरी प्रोफाइल पे आ गए आप। प्रोफाइल पे आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे फॉलो करना है। फॉलो कर लोगे तो उससे क्या फायदा होगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे मेरी क्लासेस के। मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशंस डेली मिलते रहेंगे आपको, जो भी क्लासेस लगेंगी, लाइव क्लासेस होंगी या फिर स्पेशल क्लासेस होंगी, उन क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके बाद जैसे आप मुझे फॉलो कर लोगे तो आपको अलग, जैसे यहाँ पर प्लस कोर्सेज, फ्री कोर्सेज या फिर डिटेल अबाउट, ये सब कुछ अलग आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप फ्री कोर्सेज पे जा रहे हो, तो ये फ्री कोर्सेज है मेरे कुछ जो पहले से मैंने बनाए हुए हैं, तो इनको आप देख सकते हो वोकैबुलरी के लिए। स्पेशल क्लासेस मेरी मैंने बहुत सारी ले रखी हैं, वो पहली क्लासेस आप देख सकते हो रिकॉर्डेड वर्जन में। साथ में मेरी लाइव क्लासेस भी डेली लगती हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जो कि आप देख सकते हो। तो आपको मुझे फॉलो कर लेना है अनअकैडमी पे। तो आइए आज से हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। हम डेली वन वर्ड्स पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, साथ में हम करेंगे द हिंदू की वोकैबुलरी डेली जो आएगी न्यूज़पेपर में, उसको करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास वन वर्ड्स से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वन वर्ड्स। देखिए हमारे सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका हमको इंग्लिश मीनिंग साथ में हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे एक एक कर कर, और ऐसे धीरे धीरे करके स्लाइड बाय स्लाइड हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए पहला वर्ड से डिस्कस करना शुरू करते हैं, एब्सकॉन्डर। पहला वर्ड हमको दे रखा है वो होता है एब्सकॉन्डर। और एब्सकॉन्डर क्या होता है, एब्सकॉन्डर होता है वन हु रन्स अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू अवॉइड अरेस्ट, यानी कि कानून की पकड़ में आने से भाग निकलने वाला। ठीक है, आप एक वर्ड यूज करते हो फरार, ठीक है, तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो जो फरार हो जाए, कानून की पकड़ में आने से भाग निकलने वाला, जो कानून की पकड़ में नहीं आए और बच के भाग निकल जाए, उसको बोला जाता है एब्सकॉन्डर। कोई गलत काम किया, उसने इलीगल कोई काम किया, कोई काम ऐसा जो नहीं करना चाहिए था, लॉ के अगेंस्ट था कोई काम, या फिर कानून के विरुद्ध था कोई काम उसने किया और वो भाग निकला पुलिस की पकड़ से, तो उसको बोला जाएगा एब्सकॉन्डर। तो ये आपका वन वर्ड हो गया। जब भी आपसे कोई पूछे कि भाई वन हु रन्स अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू अवॉइड अरेस्ट, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे आप, उसके लिए यूज करोगे आप एब्सकॉन्डर। नेक्स्ट आपके सामने जो वर्ड है वो है एक्यूस्टिक्स, रिलेटिंग टू साउंड, यानी फिर किसी चीज का आप रिलेशन अगर साउंड से दिखाते हो, ये म्यूजिक में यूज होता है, वैसे म्यूजिक में यूज होता है एक्यूस्टिक्स, रिलेटिंग टू म्यूजिक। आप ऐसे भी कह सकते हो रिलेटेड टू म्यूजिक। तो आपने देखा होगा कोई भी बॉलीवुड का सॉन्ग आता है, तो वो सॉन्ग आ गया, लेकिन उसके कुछ महीने 2 महीने बाद उसका एक एक्यूस्टिक वर्जन आता है, यानी कि गिटार पे उस गाने को दोबारा गाया जाएगा, गिटार रहेगा सिर्फ बैकग्राउंड में। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से उसका वर्जन निकाला जाएगा। तो एक्यूस्टिक्स क्या हो गया, रिलेटेड टू म्यूजिक, साउंड, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, वो है एक्यूमेन। एक्यूमेन क्या होता है, सुपीरियर मेंटल एक्यूटनेस, यानी कि मानसिक योग्यता या कुशलता। आप मेंटली कितने अच्छे हो, मेंटली कितने अच्छे हो, उस बात को बताता है ये वर्ड। यानी कि आप अगर मानसिक तौर पर बहुत अच्छे हो
बहुत ही अच्छे हो मेंटली, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा एक्यूमेन, सुपीरियर मेंटल एक्यूपनेस, यानी कि आपके लिए वर्ड यूज किया जाएगा एक्यूमेन। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अड्रॉइट। अड्रॉइट वर्ड का क्या मीनिंग होता है, अड्रॉइट वर्ड का मीनिंग होता है कुशल, इसका हिंदी मीनिंग होता है कुशल, दक्ष, इस तरीके से भी बोल सकते हो आप। डेक्स्ट्रस इसका सिनोनिम आप बता सकते हो, इसका मतलब भी यही होता है किसी भी काम में कुशल, किसी भी काम या फिर कला में कुशल। ठीक मेरे भाई, तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, हैविंग फिजिकल और मेंटल स्किल, या तो आपके पास कोई फिजिकल स्किल हो, आप बहुत तेज भाग सकते हैं, आप बहुत बॉक्सिंग कर सकते हैं, आप हाई जंप लॉन्ग जंप, इस तरीके से फिजिकल आपकी कोई स्किल हो, या फिर मेंटल स्किल हो कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत फास्ट कर सकते हैं, चीज़ों का पता लगा सकते हैं, आप जासूस बन सकते हैं बहुत अच्छे। ठीक, तो उसे बोला जाता है एड्रॉइट, किसी भी स्किल्ड पर्सन को बोला जाएगा एड्रॉइट, जो बहुत ही अच्छे तरीके से स्किल्ड है अपने फील्ड में, उसको एड्रॉइट बोल सकते हो आप। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एरियल। एरियल का मतलब है लिविंग इन एयर, यानी कि हवा में स्थित। अब आपने देखा होगा कई बार जैसे बाढ़ आ जाती है इंडिया में अलग अलग एरियाज में तो आपको एक न्यूज हमेशा सुनाई देती है कि उस चीफ मिनिस्टर ने एरियल सर्वे किया, या प्राइम मिनिस्टर ने एरियल सर्वे किया। ठीक, एरियल सर्वे करने से मतलब है उन्होंने चॉपर से यानी कि हेलीकॉप्टर से या फिर प्लेन से उन्होंने हवा से ऊपर हवा में रहकर ही सर्वे कर लिया कि नीचे क्या सिचुएशन है हवा में स्थित, तो उसको बोला जाता है एरियल। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एरोड्रोम। एरोड्रोम का मतलब क्या होता है, स्मॉल एयरफील्ड, यानी छोटा सा एयरपोर्ट, एयरफील्ड आप कह सकते हो, छोटा एयरपोर्ट भी कह सकते हो आप इसको, इसे बोला जाएगा एरोड्रोम। अब नया नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स क्या होगा, एरोनॉटिक्स होता है द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, किसी भी एयरक्राफ्ट को बनाने की, उड़ाने की जो साइंस होती है उसे बोला जाता है एरोनॉटिक्स, यानी कि वो अच्छे से उड़ पा रहा है कि नहीं उड़ पा रहा, उसका वेट अकॉर्डिंग टू फ्लाइंग सिचुएशंस है कि नहीं है किसी भी एयरक्राफ्ट का, किस हाइट पे वो एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, ये सब कुछ उसके एरोनॉटिक्स में आता है। ठीक है, जैसे जैसे अभी लद्दाख में इंडिया और चाइना का फेस ऑफ हुआ है, तो वहाँ हमारी एयरफोर्स बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है इन कंपेयर टू चाइनीज एयरफोर्स, क्योंकि चाइनीज एयरफोर्स का एक ही एयरपोर्ट कह सकते हो, एयरफील्ड एयर स्ट्रिप है जो कि तिब्बत के इलाके में है और जो कि हाइट पे बहुत है। तो अगर उसको बहुत हाइट पे टेक ऑफ करना है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है किसी भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए, तो वहाँ ऑक्सीजन जितनी हाइट पे जाओगे उतना कम रहेगा, तो वो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ उड़ नहीं सकता, ना तो पूरा फ्यूल ले जा सकता है, ना पूरे हथियार ले जा सकता है। तो इस तरीके से उसका एरोनॉटिक्स या फिर एवियोनिक्स आप वहाँ खराब मान सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो वही जो फिजिक्स से होती है, जो साइंस होती है किसी भी एयरक्राफ्ट के उड़ने के लिए, उसके बनाने के लिए, उसे एरोनॉटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, एक रिटर्न डिक्लेरेशन होता है, सौंदर्य बोध इसको आप भी बोल सकते हो। ठीक, इसका मतलब होता है ए रिटन डिक्लेरेशन। एफिडेविट होता है ना, आप सुना होगा 100 रुपए के एफिडेविट पे स्टाम्प पेपर आप बोलते हो। ठीक, तो उसको बोला जाता है एफिडेविट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्ड्स और हैं, अफिलिएशन है, अग्रावेट है, एजिटेट है, अलुवियल है, अलाय है, एल्टीट्यूड है। तो ये वन वर्ड्स पढ़ रहे हैं हम, ये इनको आप वर्ड पावर के तौर पे भी देख सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इनको वन वर्ड्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमारे पास वर्ड है अफिलिएशन। अफिलिएशन का क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ अ रिलेशन ऑफ समथिंग, किसी का किसी से ऑफिशियल औपचारिक संबंध, यानी कि किसी भी आपने देखा होगा कि जब आप 12th करते हो या फिर 10th बोर्ड का एग्जाम देते हो तो आपसे पूछा जाता था कि भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, मतलब यूनिवर्सिटी तो आपके कॉलेज में पूछी जाएगी किस एजेंसी से या फिर किस
इंस्टीट्यूट से, किस ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएशन है आपके कॉलेज का, स्कूल का, तो ये पूछा जाता है। तो अफिलिएशन का मतलब होता है रिलेशन होना, किसी से ऑफिशियल रिलेशन होना, उससे बोला जाएगा अफिलिएशन। अग्रावेट क्या होता है? अग्रावेट होगा आपका टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और इंटेंसिटी ऑफ अ डिजीज, यानी कि किसी बुरी चीज का तीव्रता या फिर यानी कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देना और बढ़ा देना। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई और आपने क्या किया, डॉक्टर की सलाह लिए बिना आपके घर पे जो 2-3 दवाइयां रखी हुई थी आपने वो ले ली, खुद डॉक्टर बन गए, तो क्या हुआ, आपकी तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। तो किसी की चीज की इंटेंसिटी बढ़ गई, आपकी डिजीज की इंटेंसिटी बढ़ गई, आपको बुखार कम आ रहा था पहले, लेकिन अब बुखार आपका बढ़ चुका है। तो इस सिचुएशन के जो सडन चेंज को बोलते हैं कि किसी भी चीज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसे बोला जाता है एग्रावेट कर जाना, यानी कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एजिटेट। एजिटेट क्या होता है? टू अटेम्प्ट टू अराउज पब्लिक फीलिंग, इंटरेस्ट, सपोर्ट फॉर अगेंस्ट समथिंग, यानी कि किसी चीज के पक्ष में या विरोध में आंदोलन करना। किसी भी चीज के पक्ष में या विरोध में आंदोलन करना। एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन करना, विरोध करना, प्रोटेस्ट भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक, तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ गया अलुवियल। अलुवियल क्या होता है? सैंडी सॉइल डिपोजिटेड बाय रनिंग वाटर, किसी धारा द्वारा जमा की गई बलुआही मिट्टी। अलुवियल सॉइल का नाम आपने सुना होगा, वही होता है जो मिट्टी किसी धारा द्वारा यानी कि किसी पानी की स्ट्रीम द्वारा, बहते हुए पानी द्वारा इकट्ठी कर दी जाती है, उसे बलुआ मिट्टी भी कहते हो आप हिंदी में, तो उसे ही बोला जाता है अलुवियल सॉइल। अलुवियल उसी के लिए बोला जाएगा। अलाय, अलाय क्या होता है? पर्सन एटसेट्रा हु जॉइंस विद अनदर फॉर अ कॉमन पर्पस, यानी कि आपके साथ आपके पर्पस में, आपके मिशन में जुड़ने वाला आपका साथी, उसको आप अलाय बोलोगे। जैसे इंडिया का अलाय कौन है? इंडिया का अलाय रशिया भी है, अमेरिका भी है, और पाकिस्तान का अलाय कौन है? चाइना। तो आपके साथ देने वालों को आप बोलोगे अलाय। किसी कार्य या मुद्दे पर समर्थन करने वाला, उसे आप बोलोगे अलाय। एल्टीट्यूड क्या होता है? द हाइट ऑफ समथिंग अबव सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई होती है किसी भी जगह की, किसी भी चीज की, उसे बोला जाएगा एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे वन वर्ड्स थे कुछ। अब हम चल रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स की तरफ। आई होप आपको वन वर्ड समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ पाए अच्छे से तो वो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखें, अच्छे से समझें। तो फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। तो चलिए, कुछ फ्रेजल वर्ब्स हमको यहाँ दे रखी हैं, इनका मीनिंग और इनका यूज एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे कैसे इनको यूज किया जा सकता है। हमको सबसे पहले दे रखा है अकाउंट फॉर समथिंग। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, यानी कि जवाब देना या कारण बताना, किसी भी चीज का कारण बताना, इसका मतलब होता है अकाउंट फॉर। यानी कि आप बोलते हो ना हिंदी में जवाब दे, अकाउंट फॉर का मतलब यही होता है जवाब दे होना किसी भी चीज के लिए। तो एग्जाम्पल से देखिए, यू आर अकाउंटेड फॉर योर मिस डिमीनियर, यानी कि आप अपने बुरे बर्ताव के लिए जवाबदेह हो। तो जवाबदेह हो गया इसका मतलब। तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए जवाबदेह होना। एक फॉर, अभी आपने सुना होगा, पहले नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर, किसी भी चीज की तीव्र इच्छा होना। जैसे आपकी कभी कभी तीव्र इच्छा हो जाती है ना गोलगप्पे खाने की, तो उसको बोला जा सकता है एक फोर। ठीक, किसी भी चीज की आपको तीव्र इच्छा हो उसे बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर हो किसी भी चीज की, कोई काम करने की, उसको बोला जाएगा एक फोर। ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम एकिंग फॉर मेकिंग अ फॉरेन टूर, यानी कि मुझे तीव्र इच्छा हो रही है, मुझे स्ट्रॉन्ग डिजायर हो रही है किस चीज की? विदेश घूमने के लिए, फॉरेन टूर पर मुझे जाना है, तो मेरा बहुत मन कर रहा है फॉरेन टूर पे जाने का, तो उसके लिए एक फोर, एकिंग फोर, ये आपका फ्रेजल वर्ब को यूज कर लिया गया। नेक्स्ट आपको फ्रेजल वर्ब दे रखी है एक्ट अप। एक्ट अप क्या होता है? टू कॉज पेन और एनोयंस, यानी कि दर्द या परेशानी पैदा करना, किसी भी चीज में दर्द या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना,
ठीक, अब देखिए एक्ट अप। अब इसका एग्जांपल से देखते हैं। माय कार स्टार्टेड एक्टिंग अप अगेन इन द मिडल ऑफ द रोड, यानी कि मेरी कार ने मिडल ऑफ द रोड के बीच में फिर से एक्टिंग अप करना शुरू कर दिया। यानी कि ऐसा तो है नहीं उसकी कार एक्टिंग करने लग गई हो। एक्ट अप का मतलब होता है कोई परेशानी या प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। तो उसकी कार ने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो गया, तो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, चल नहीं रही थी, या फिर कोई और दिक्कत आ गई थी कार में, और कोई प्रॉब्लम आ गई थी, और कोई इश्यूज हो गए थे। ठीक, तो इस तरीके से एक्ट अप का मतलब हो जाता है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है एड अप। एड अप का मतलब होता है टू मेक सेंस, यानी कि सच या फिर उचित प्रतीत होना। मतलब किसी चीज का आपको लुक्स लाइक अ ट्रुथ, यानी कि किसी कोई चीज सच आपको दिखने लगे कि ये सच है, सामने वाला जो कह रहा है वो सच है, सिचुएशन जो भी है वो सच है, या आपके सामने कोई प्लान है वो सच है। एड अप, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अब देखिए एग्जाम्पल में यूज करके देखते हैं इसको। द जज चार्ज द अक्यूज गिल्टी बिकॉज हिज प्ली सिंपली डिड नॉट एड अप। जज ने अक्यूज्ड को, जिसके ऊपर आरोप लगा था, उसको गिल्टी करार दे दिया, यानी कि उसको माना कि वो दोषी है, उसको दोषी करार दे दिया। क्यों? क्योंकि हिज प्ली सिंपली डिड नॉट एड अप। उसकी जो प्ली थी, उसने जो अपनी दलीलें वहां रखी थी, उन्होंने एड अप नहीं किया, यानी कि उसको सच साबित या सच्चा साबित नहीं किया। ठीक, इस तरीके से हो गया एड अप का मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमको दे रखा है एडमिट ऑफ। एडमिट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? टू हैव द स्कोप, यानी कि गुंजाइश होना। अब यहाँ पर गुंजाइश ठीक से लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख देता हूं, गुंजाइश होना, टू हैव द स्कोप ऑफ। एग्जाम्पल में यूज करके देखते हैं। इन द एज ऑफ कट रोड कॉम्पिटिशन, यानी कि आज के जमाने में जहां काटमार मची हुई है, कंपटीशन कितना खतरनाक है, नेक टू नेक कंपटीशन है। सक्सेस ऑफ एनी कंपनी एडमिट्स ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, यानी कि किसी भी जो कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसकी सक्सेस एडमिट्स ऑफ, यानी कि किसी भी कंपनी में ये गुंजाइश नहीं है कि वो अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सके, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सके। कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके कोई कंपनी सक्सेसफुल हो सके आज के ज़माने में, आज के कंपटीशन में। ठीक, तो इस तरीके से आपने एडमिट ऑफ का मतलब देखा, यानी कि गुंजाइश होना। एडवाइस ऑफ, एडवाइस ऑफ का क्या मतलब है? टू इन्फॉर्म ऑफिशियली, किसी को औपचारिक रूप से, यानी ऑफिशियली किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को ऑफिशियली सूचित करना। एग्जाम्पल देखिए। प्लीज एडवाइज अस ऑफ मेनी एनी चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ योर करस्पॉन्डेंस, यानी कि आपके कोई एड्रेस वगैरह में कोई चेंज है तो हमको ऑफिशियली इन्फॉर्म कीजिए, हमको ऑफिशियली आप बताइए, लेटर लिख के या फिर जिस भी तरीके से ऑफिशियली बताना चाहते हैं हमको बताइए, इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक, इस तरीके से एडवाइस ऑफ का मतलब होता है किसी को ऑफिशियली इन्फॉर्म करना। अलाउ ऑफ का क्या मीनिंग होगा? अलाउ ऑफ का मीनिंग होता है टू हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ, किसी भी चीज की संभावना होना, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी होना। ठीक, तो पॉसिबिलिटी होना, इसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज होगी आपकी अलाउ ऑफ। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल क्या कह रहा है? द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ अनस्टेबल गवर्नमेंट अलाउ ऑफ करप्ट बिहेवियर ऑफ इवन पेरी पॉलिटिशियंस, यानी कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ अनस्टेबल गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट अनस्टेबल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा? अलाउ ऑफ, वो क्या बढ़ाएगा? किस चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा करप्ट बिहेवियर ऑफ इवन पेटी पॉलिटिशियंस, यानी कि जो छोटे मोटे होते हैं ना, छोटे मोटे नेता होते हैं, छोटे भैया नेता बोल दो आप उनको, उनके वो भी करप्शन करने लग जाएंगे। मतलब इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अलाउ ऑफ का मतलब है किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी होना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो कुछ और देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पलीफाई ऑन। एम्पलीफाई ऑन का मतलब होता है टू एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी किसी चीज को
विस्तार से समझाना, डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना किसी चीज का। ठीक, देखिए, द एक्सपर्ट एम्पलीफाइड ऑन द सब्जेक्ट मेकिंग इट कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी कि जो एक्सपर्ट था किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, उसने क्या किया, एम्पलीफाइड ऑन, उसने इतनी बढ़िया तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन दी डिटेल में, मेकिंग इट कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी कि उसको समझने में आसान बना दिया। ठीक है मेरे भाई, एम्पलीफाई ऑन का मतलब हो गया डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना है, कि विस्तार से व्याख्या करना किसी भी टॉपिक की, सब्जेक्ट की, किसी भी चीज की। नेक्स्ट हमारे पास है आंसर फोर। आंसर फोर का क्या मीनिंग है, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि किसी चीज के प्रति जवाबदेह होना। एक और पढ़ी थी हमने जवाबदेह होना, अकाउंट फॉर। ठीक, और ये हमारी है आंसर फॉर, आंसरेबल होना किसी के लिए। एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट आंसरेबल फॉर दिस मिस्टेक। आंसरेबल होने का मतलब मैं जवाबदेह नहीं हूं इस मिस्टेक के लिए। तो इसका मतलब आंसर फोर का हो गया जवाबदेह होना। नेक्स्ट है हमारे पास आंसर टू। आंसर टू का मतलब क्या होगा, टू बी इक्वल, यानी कि किसी के भी समकक्ष होना, बराबर होना, इक्वल होना, आंसर टू होता है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस प्रेजेंट जनरेशन नो एक्टर कैन आंसर टू अमिताभ बच्चन, यानी कि आज की जनरेशन के जितने भी एक्टर्स हैं उनमें से कोई अमिताभ बच्चन की बराबरी नहीं कर सकता। ठीक, कोड नो एक्टर कैन आंसर टू, यानी कि कोई भी एक्टर आज के जनरेशन का अमिताभ बच्चन की बराबरी नहीं कर सकता, उनके समकक्ष नहीं हो सकता, उनके उनको इक्वल नहीं कर सकता उनके अचीवमेंट्स में या फिर उनके लेजेंडरी में। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर क्या हुआ, टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन, यानी कि किसी की सेहत के बारे में पूछताछ करना, यानी कि हाल चाल पूछना। आप बोलते हो ना अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हाल चाल पूछना, और भाई कैसे हो। ठीक, तो इसको बोला जाता है आस्क आफ्टर। एग्जाम्पल में देखिए, आई मेट अलका एंड शी वाज आस्किंग आफ्टर यू, यानी कि मैं अलका से मिला और वो आपके बारे में, आपके हालचाल पूछ रही थी। ठीक, इस तरीके से आस्क आफ्टर का मतलब हो गया हालचाल पूछना, किसी की हेल्थ के बारे में पूछना। अब देखिए आस्क फॉर का क्या मीनिंग हुआ। आस्क फॉर का मीनिंग होता है टू डिमांड, किसी वस्तु की मांग करना, डिमांड करना किसी भी चीज की। अब एग्जांपल देखिए, शी वाज आस्किंग फॉर अ हाइक इन हर सैलरी, यानी कि वो अपनी सैलरी में हाइक की मांग कर रही थी, यानी कि उस सैलरी में बढ़वाना चाह रही थी, अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर रही थी। ठीक, आस्क फॉर इट। आस्क फॉर इट क्या होगा, टू इनवाइट ट्रबल, यानी कि परेशानी मोल ले लेना, इसको बोला जाएगा आस्क फॉर इट। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस विदाउट सफिशिएंट मनी, यू आर आस्किंग फॉर इट, यानी कि अगर आप सफिशिएंट मनी, यानी कि आपको जितना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए, अगर उससे कम पैसे में आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर इट, आप परेशानी मोल ले रहे हो। ठीक, परेशानी मोल लेना, आस्क फॉर का मतलब हो गया परेशानी मोल लेना। नेक्स्ट हमारे पास है अटेंड ऑन। अटेंड ऑन का मतलब सेवा करना, टू सर्व। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, राधिका हैज मेनी सर्वेंट्स टू अटेंड ऑन हर, यानी कि उसकी सेवा करने के लिए राधिका के पास बहुत सारे नौकर हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका अटेंड ऑन का मीनिंग हो गया टू सर्व, यानी कि सेवा करना। अटेंड टू, अटेंड टू का क्या मतलब है, टू पे अटेंशन, यानी किसी चीज के ऊपर ध्यान देना, या फिर किसी चीज का, किसी इंसान का ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट अटेंड टू स्मॉल थिंग्स इफ यू विश टू अकम्प्लिश बिग थिंग्स, यानी कि अगर आपको बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है, बड़ी बड़ी चीजें अचीव करनी है, तो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में बड़ी चीजें अचीव करनी है, तो आपको छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अटेंड टू का मतलब हो गया ध्यान देना या ध्यान रखना।
नेक्स्ट अब चलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। आई होप आपको वन वर्ड्स और फ्रेजल वर्ड्स समझ में आए होंगे। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन here but no problem, I'll arrange something. I hope this will work. Okay, let's go. देखिए all at sea, ये हमको इडियम दे रखा है। all at sea का क्या मतलब होता है? completely confused. completely confused का मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूज होना, भ्रमित हो जाना, इसे बोला जाएगा completely confused, यानी कि all at sea। इसके लिए इडियम यूज किया जाता है all at sea। अब एग्जांपल से देखिए, I was all at sea when I found many questions from out of syllabus in board exams। यानी कि जब बोर्ड एग्जाम्स में मुझसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, तब मैं क्या था? ऑल एट सी, यानी कि कंफ्यूज्ड था, भ्रमित था। इसको बोला जाएगा भ्रमित होना, ऑल एट सी, यानी कि कंफ्यूज होना बुरी तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास इडियम क्या था? एट लॉगर हेड्स, यानी कि शत्रुता की स्थिति। इन डिस्प्यूट क्वेरलिंग, यानी कि लड़ाई में होना, युद्ध में होना, एक दूसरे से शत्रुता में होना। अब देखिए एग्जांपल देखिए, कांग्रेस एंड बीजेपी आर एट लॉगर हेड्स दीज डेज। आजकल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के विरुद्ध हैं, लॉगर हेड्स। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब हो गया शत्रुता की स्थिति। एट स्नेल स्पेस, अब स्नेल का मतलब होता है घोंघा, एक घोंघा ही होता है क्या? नहीं, हाँ शायद घोंघा बोलते हैं हिंदी में उसको, मुझे नहीं पता आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको। तो स्नेल एक जानवर होता है, जानवर क्या कह रहा हूँ, एक मतलब रेंगने वाला होता है। तो वो क्या बहुत ही धीरे धीरे चलता है, जानवर होता है, बहुत ही धीरे धीरे चलता है। तो उसके लिए एक इडियम हुआ एट स्नेल स्पेस, यानी कि कोई भी काम अगर बहुत स्लो होगा, वेरी स्लो होगा, तो उसके लिए बोल दिया जाता है एट स्नेल स्पेस। यानी कि भाई जैसे तुम स्नेल की पेस, स्नेल जैसे चलता है उस पेस पे चल रहा है कोई भी काम। एग्जाम्पल से देखते हैं, द ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड एट ए स्नेल पेस, यानी कि कोई बूढ़ी बुजुर्ग औरत थी, उसने रोड क्रॉस किया। उसने कैसे की? वो धीरे धीरे करेगी क्योंकि वो बुजुर्ग थी। तो उसके लिए बोल दिया गया कि द ओल्ड वुमन क्रॉस द रोड एट अ स्नेल स्पेस, यानी कि उसने बहुत स्लो बहुत धीरे धीरे रोड क्रॉस की, एट स्नेल स्पेस। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास? ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि मामूली या अभावग्रस्त आदमी, यानी कि नॉर्मल मामूली इंसान। A man with no voice or will of his own, a man of no substance। ठीक है, अब एग्जांपल से देखते हैं। देखो, he is easily controlled by others so we think he is a man of straw, यानी कि उसको दूसरों के द्वारा आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता है। इसका मतलब हम सोचते हैं कि वो मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि बहुत ही मामूली इंसान है, जिसको कोई भी आके कुछ भी कह जाता है वो मान लेता है, जो कोई भी जैसा कह देता है उसे करने के लिए वो कर देता है। यानी कि उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसकी खुद की कोई विल नहीं है, कोई डिसीजंस वो खुद नहीं लेता, तो उसे बोला जाएगा मैन ऑफ स्ट्रॉ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एट द 11th आवर, यानी कि लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ही अराइव्ड देयर एट द 11th आवर। जैसे मान लीजिए आपकी 3 बजे की मूवी का शो है और आप 2:55 पर पहुंचते हैं मूवी के लिए, तो आपके लिए बोला जाएगा ही अराइव्ड देयर एट द 11th आवर, यानी कि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मूवी स्टार्ट होने से पहले वहां पर पहुंचा। तो एट द 11th आवर का मतलब हो गया अंतिम समय में। एट स्टेक, इसका मतलब होता है दाव पर। आप बोलते हो ना मेरी इज्जत दाव पे लगी हुई है, तो एट स्टेक जो दाव पे लगे होने के लिए यूज होता है इंग्लिश मीडियम, उसे बोला जाता है एट स्टेक, एट रिस्क और इनसिक्योर। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज एट स्टेक। ठीक है, ये बहुत यूज किया जाता है, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज एट स्टेक, यानी कि जो पत्रकार हैं, प्रेस है, पत्रकारिता है, उसकी जो फ्रीडम है, उसकी आजादी है एट स्टेक, यानी कि वो दाव पर लगी हुई है। ठीक, एट सिक्सेस एंड सेवन्स, यानी कि अस्त व्यस्त होना, डिसऑर्डर में होना किसी भी चीज का। उसके लिए कोई इस सिचुएशन में अगर इडियम यूज कर रहा हो तो उसके लिए यूज किया जाता है एट सिक्सेस एंड सेवन।
ठीक, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आई एम रियली एट सिक्सेस एंड सेवंस ओवरटेकिंग द न्यू जॉब, यानी कि मुझे कोई नई जॉब ऑफर की गई है, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ बहुत बुरी तरीके से कि मैं लूं या ना लूं। दूसरा, फिर मैं मेरा टाइम अगर नहीं बैठता है तो मैं क्या करूंगा। तो बहुत चीजें अनस्टेबल सी हैं, अस्त व्यस्त हैं, बहुत ही डिसऑर्डर में है। तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम रियली एट सिक्स एंड सेवंस, यानी कि मैं बहुत ही अस्त व्यस्त हूँ। ओवरटेकिंग द न्यू जॉब। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में, यानी कि इन गुड कंडीशन। किसी भी चीज की कंडीशन के लिए उसको बताना हो तो आपके लिए यूज करने के लिए इडियम दिया हुआ है एक, एप्पल पाई ऑर्डर। इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे यूज करना होता है इसको एग्जाम्पल में। When my father returned from the office, जब मेरे पिताजी, मेरे फादर ऑफिस से वापस घर आए, it was a pleasant surprise to see his room and apple pie order। तो उनका जो रूम था वो एकदम बढ़िया तरीके से, जैसा होना चाहिए, अच्छी तरीके से रखा हुआ था रूम को। मतलब अच्छे से सफाई हो रखी थी, जो चीज जहाँ होनी चाहिए वहां थी, एकदम वेल मैनर्ड तरीके में सारी चीजें अपनी अपनी रखी हुई थी। तो उसको क्या बोलोगे, प्लेजेंट सरप्राइज टू सी हिज रूम एंड एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि हर चीज बिल्कुल सही हालत में थी, उनके लिए वो सरप्राइज था जब वो ऑफिस से वापस आए। एट अ पिंच, यानी कि समस्या में होना, किसी भी प्रॉब्लम में या फिर ट्रबल में होना, इसका मतलब हो गया एट अ पिंच का प्रॉब्लम में होना। देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स व्हेन दे आर एट ए पिंच, यानी कि जब हमारे दोस्त प्रॉब्लम में हो तब उनकी मदद हमको करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है, जब हमारे दोस्त प्रॉब्लम हो तो हम उनकी मदद करेंगे, जब हम प्रॉब्लम में हो तो हमारे दोस्त हमारी मदद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एट आर्म्स लेंथ, यानी कि दूर रखना किसी चीज को, उसके लिए यूज किया जाता है एट आर्म्स लेंथ, यानी कि अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। किसी को बोलते हैं ना भाई ज्यादा दूर दूर रहे, ज्यादा पास में मत आओ, दूर रहो, दूर रह के बात करो, तो उसे बोला जाता है एट आर्म्स लेंथ। दोस्ती ना रखना, इस तरीके से भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो ही कीप्स ऑल हिज क्लाइंट्स एट आर्म्स लेंथ, यानी कि कोई भी एक काम करता है, आपका जो भी क्लाइंट है उसको आप क्या करते हो, एट आर्म्स लेंथ, उनसे आप दोस्ती नहीं करते, आप उनको थोड़ा दूर रखते हो। ठीक, उसे बोला जाएगा एट आर्म्स लेंथ। ये देखिए, अब हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ, इडियम दिया हुआ एट ईज। एट ईज आपने इसका बहुत यूज सुना होगा। ठीक, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, इसका मतलब होता है चिंता रहित होना। अब एग्जाम्पल में देखते हैं इसका, ही डिडंट फील कंप्लीटली एट ईज इन द स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, यानी कि स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में अजीब अजीब उसके जो आसपास का वातावरण था उसमें क्या किया, क्या हुआ, उसने कंप्लीटली एट ईज, कंप्लीटली उसने चिंता रहित फील नहीं किया। जैसे मान लो आप कहीं पहली बार नई जगह पे जाते हो बहुत टाइम बाद, तो आपको अजीब सा लगता है, कुछ दिन हो सकता है बहुत से लोगों को नींद ना आती हो, बहुत से लोग सो नहीं पा रहे हैं, मतलब उनको अजीब लगता है, उनको होम सिकनेस भी हो जाती है बहुतों को, तो उसी को बोला जाता है एट ईज। ही डिडंट फील कंप्लीटली एट ईज इन द स्ट्रेंज सराउंडिंग्स। एट ईज का मतलब हो गया आपका चिंता रहित, फ्री फ्रॉम टेंशन। ओके भाई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, एट वंस फिंगर्स एंड्स, यानी कि एट वंस फिंगर्स एंड का मतलब होता है कंप्लीटली हर चीज का नॉलेज हो आपको, पूर्ण रूप से हर चीज की जानकारी हो, टू हैव कंप्लीट नॉलेज, उसके लिए यूज किया जाता है एट वंस फिंगर्स एंड। आप जैसे कहते हैं ना, मेरी फिंगर टिप्स पे है सारी चीजें। फिंगर टिप्स का मतलब है आपको अच्छे से नॉलेज है उस चीज के बारे में, उस टॉपिक्स के बारे में। ठीक, आप बहुत यूज करते हो एग्जाम में, भाई ये चीजें तो मेरे फिंगर टिप्स पे है, इनको तो मैं एग्जाम में आएंगी तो फटाफट कर दूंगा। तो फिंगर, एट द फिंगर्स एंड, इसका मतलब ये हो गया आपका पूर्ण रूप से जानकारी होना। एग्जाम्पल में देखिए, ही कीप्स द करंट एट हिज फिंगर्स एंड्स, वो करंट को अपने फिंगर टिप्स पर रखता है। करंट को मतलब आप करंट अफेयर्स ले सकते हो, यानी कोई एस्पिरेंट है, वो करंट अफेयर्स डेली पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, तो उसको क्या है, करंट अफेयर्स जो भी इस महीने के हैं, पुराने मंथ के हैं या एक साल के हैं, पिछले, उसको टिप्स पे याद है, आप बोलते हो ना, तो उससे बोला जाएगा एट वंस फिंगर्स एंड। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड, यानी कि चकित हो जाना,
पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। प्रीप्लेक्स्ड यानी कि अचंभित हो जाना, अचंभव हो जाता है ना, उसको बोला जाता है एट वंस विट्स एंड। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसको अच्छे से। My father was at wit's end when he lost his wallet in that unknown town and had no money at all. यानी कि मेरे पिताजी बहुत ही ज्यादा अचंभित हो गए जब उन अननोन टाउन में यानी कि अनजाने शहर में अपना वॉलेट खो दिया। अपना जो भी वॉलेट था जिसमें पैसे थे वो खो दिया और उनके पास कोई पैसा नहीं बचा। ठीक, तो इसका मीनिंग हो गया आपका पजल्ड होना, चकित हो जाना या फिर प्रीप्लेक्स, अचंभित हो जाना। अब देखिए 20th अगस्त की वोकेबलरी हम देखेंगे। 20th अगस्त को जो भी वोकेबलरी आई थी द हिंदू में वो देखेंगे। देखिए पहला वर्ड था वहां पर इवैक्यूएट। इवैक्यूएट एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है खाली करना। इसका आप बोल सकते हो किसी भी चीज को रिमूव करना कहीं से भी, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक, आपने बहुत सुना होगा कि किसी भी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वहां से लोगों को बचाया जाता है, तो उसको बोलते हैं इवैक्यूएशन चल रहा है, इस तरीके से बोला जाता है। तो इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली कराना। सिनोनिम्स इसके क्या हो गया? क्लियर करना, मूव आउट, किसी को निकालना वहां से, क्लियर करना किसी सिचुएशन को, वहां से कोई जो भी लोग हैं वहां से हटाना। जैसे क्राइम सीन होता है, कोई कहीं पे क्राइम हो गया तो वहां पुलिस आके आपको लोगों को हटा देती है, तो उधर क्राइम सीन क्लियर किया जाता है, तो इवैक्यूएशन बोल सकते हो उसको भी। इसका एंटोनिम क्या होता है? होल्ड करना। अब किसी को हटाने का एंटोनिम तो यही होगा ना कि किसी को वहीं पे रखना, तो उसको मतलब एंटोनिम हो गया होल्ड। एग्जाम्पल देखिए, सेवरल फैमिलीज वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर होम, यानी कि बहुत सारी जो फैमिलीज थी उनको इवैक्यूएट किया गया, बचाया गया, खाली कराया गया उनके घरों से, घरों को, ठीक है, उनके घरों से। अब अगला वर्ड हमारे पास डेफर, ये होता है एक वर्ड। इसका मतलब होता है किसी की योग्यता, किसी की जो कैपेबिलिटी एबिलिटी है उसको स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना, यानी कि किसी के सामने यील्ड कर देना। यील्ड का मतलब बेसिकली झुकना होता है। अब झुकता कब है सामने वाले के आगे इंसान? जब उसको अपने से बड़ा मान लेता है, अपने से ज्यादा कैपेबल मान लेता है। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं सबमिट करना, गिव वे देना, ठीक। एंटोनिम्स क्या हो गया? स्टैंड अप टू, ठीक। इसके अब ये तो आप किसी के सामने झुक गए, अब झुकने का अपोजिट क्या होगा? किसी के सामने खड़ा हो जाना डट के, स्टैंड अप टू, ये इसका एंटोनिम हो गया। एग्जाम्पल देखिए, ही डेफर्ड टू ट्रेसास सुपीरियर नॉलेज, यानी कि उसने क्या किया? अपने आप को डेफर कर दिया, अपने आप को यील्ड कर दिया, झुका दिया, उसकी सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। किसके सामने? टेरेसा के सामने, उसकी सुपीरियर नॉलेज के लिए, उसकी सुपीरियर नॉलेज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है टोंगचुड्रम। ये नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है समस्या, प्रॉब्लम, राइट। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? डिफिकल्ट, क्वेंडरी, ठीक। अब इसके एंटोनिम क्या हो गया? सॉल्यूशन। अब समस्या का अपोजिट क्या होगा? समाधान, हिंदी में बोले ना, तो समस्या का अपोजिट हो गया समाधान, इसका एंटोनिम हो गया सॉल्यूशन। प्रॉब्लम का एंटोनिम हो गया सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्क्वेटेंट्स फॉर द एक्सपर्ट्स, यानी कि बहुत, कोई भी प्रॉब्लम थी, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम थी, बहुत ही डिफिकल्ट थी, जितनी भी उनके पास बहुत सारी की जटिल समस्याएं थी, उनमें से कोई एक जटिल समस्या के बारे में बात हो रही है, उसके लिए बोला जाएगा वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्फिडेंस फॉर द एक्सपर्ट्स, ठीक है। कंज्यूमेट, इसका क्या मतलब होता है? ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उत्तम, यानी कि परफेक्ट। परफेक्ट वर्ड यूज करते हैं ना, उसकी वजह से, उसके लिए आप ये भी यूज कर सकते हो। इसका सिनोनिम क्या हो गया? एग्जाम्पलरी, सुप्रीम। एंटोनिम क्या हो गया? इम्परफेक्ट। अब परफेक्ट का एंटोनिम आपको इम्परफेक्ट मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, शी ड्रेस्ड विद कॉन्सोमेट एलिगेंस, यानी कि उसने बहुत ही परफेक्ट एलिगेंस के साथ जो भी पहना बहुत ही शानदार पहना, ठीक। इस तरीके से ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या है? हर्ल। हर्ल का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत तेजी से फेंकना किसी की तरफ, थ्रो, थ्रो करना, ठीक। सिनोनिम्स हो गए टॉस, यानी कि टॉस करना भी किसी भी चीज को फेंकना, जैसे आप कॉइन को फेंकते टॉस करने के, फ्लिंग का मतलब यही होता है किसी चीज को फेंकना। एंटोनियम का मतलब हो गया किसी चीज को कैच कर लेना, थ्रो करना, कैच करना, एक दूसरे का एंटोनियम्स होता है, ठीक। तो क्रिकेट में भी आप यूज कर सकते हो उसको। रॉयटर्स हर्ल्ड अ ब्रेक थ्रू द विंडस्क्रीन, यानी कि जो खिड़की थी
उसके उसमें से एक ईंट या फिर एक पत्थर फेंका, किसने? रॉयटर्स ने, दंगाइयों ने। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। मैवरिक, मैवरिक होता है नाउन, इसका मतलब होता है व्यक्तिवादी, इंडिविजुअलिस्ट, जो सिर्फ खुद की या फिर किसी एक इंडिविजुअल की बात करे। इसका मतलब इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा? नॉन कन्फर्मिस्ट, फ्री स्पिरिट। एंटोनिम क्या होगा? कन्फर्मिस्ट। एग्जाम्पल देखिए, ही इज द मैवरिक ऑफ द सेनेट, यानी कि वो सेनेट का मैवरिक है। और सेनेट में जैसे हमारे यहाँ विधानसभा वगैरह, संसद वगैरह होती है ना, वैसे ही जहाँ प्रेसिडेंशियल रूल चलता है ज्यादातर, जैसे अमेरिका वगैरह है, वहाँ एक सेनेट होती है। लोअर हाउस अपर हाउस होता है हमारे यहाँ, वैसे उनके यहाँ एक सेनेट होता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है ही इज अ मैवरिक ऑफ द सेनेट, यानी कि अकेला इकलौता इंसान है जो सेनेट में किसी भी मुद्दे को प्रपोज सकता है। इस तरीके से सेंस में यूज कर सकते हो इसको आप। नेक्स्ट देखिए, ऑपोजिट। ठीक है, अब आपने एक ऑपोजिट देखा होगा और ये है अपोजिट। बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मीनिंग होता है उचित, इन अप्रोप्रिएट। उचित नहीं होता, इसका मीनिंग होता है अनुचित। ठीक, देखिए सिनोनिम्स हो गए इसके, पर्टिनेंट, एप्लीकेबल। एंटोनिम क्या हो गया? अप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट का एंटोनिम हो गया अप्रोप्रिएट। एग्जाम्पल क्या होगा? ही स्टेटेड एन अपोजिट कोटेशन, उसने क्या किया? ऑपोजिट कोटेशन, यानी कि एक अनुचित कोटेशन स्टेट की। रिपीट क्या हो गया? वर्ब है, खंडन करना, इसका मीनिंग होता है रिफ्यूट का। देखिए सिनोनिम्स क्या हो गया इसके? डिनाई, डिसअप्रूव, कंफर्म। एग्जांपल देखिए, he had to rebuke charges of acting for the convenience of his political friends, यानी कि उसको रिब्यूट करने थे, खंडन करना था, ऑफ एक्टिंग ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ हिज पॉलिटिकल फ्रेंड्स, उनके पॉलिटिकल जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके उन्होंने जो उसको सपोर्ट किया उसके लिए उसको खंडन करना था। साइट, साइट का मतलब होता है उदाहरण देना, कोट करना। ठीक है, इसका सिनोनिम हो गया रिप्रोड्यूस करना, मेंशन करना। एंटोनिम हो गया कंसील करना। एग्जांपल देखिए, ऑथर्स हु आर हाईली रिगार्डेड बाय द पीयर्स टेंड टू बी साइटेड, यानी कि जो हाईली हाईली रिगार्डेड जो ऑथर्स हैं उनको साइट किया जाना चाहिए। साइट किए जाने से मतलब उनका उनको कोट किया जाना चाहिए, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें बोल रखी हैं उनको बताया जाना चाहिए। देखिए फ्लैग क्या होता है? फ्लैग का मतलब होता है आलोचना, क्रिटिसिज्म। सिनोनिम्स इसके हो गए सेंश्योर, डिसअप्रूवल। एंटोनिम्स हो गए अप्रूवल। एग्जांपल देखिए, यू मस्ट बी स्ट्रांग इनफ टू टेक द फ्लैग इफ थिंग्स गो रॉन्ग, यानी कि आप कोई भी अगर गड़बड़ होती है तो आपको क्या करना चाहिए? यू मस्ट बी स्ट्रांग इनफ टू टेक द फ्लैग, यानी कि आपको आलोचना, क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये हमारी हिंदी वोकैबुलरी भी हो गई। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, पर करंट अफेयर्स के लिए भी हमारा चैनल है अलग, इंग्लिश के लिए भी है, रीजनिंग के लिए भी है, मैथ्स के लिए भी है, डिफेंस एग्जाम्स इन 10 की आप देख सकते हैं। एसएक्सी एग्जाम इन 10 अगर कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और आप मुझे देख रहे हैं डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट पर। देखिए, तो आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगले आने वाले लेक्चर्स के बारे में। ठीक है मेरे भाई, अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें, विकास राज पाठक सर्च करें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं अनअकैडमी पर। देखिए, आपको सर्च करना है अनअकैडमी पर जाकर विकास राज पाठक, वहाँ आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी, आप मुझे फॉलो कर लें और मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको वहाँ मिल जाया करेंगे ऐप पर। तो लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एनडीए कैटेगरी में जाकर मुझे सर्च करें। डिफेंस की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में एक्चुअली पता होगा, तो आप वही पढ़ रहे होंगे, तो आप जाके सीधे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन अगर कोई लेना चाहे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लें 24 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स का आप मिनिमम लें। ये वाला प्लान आप लें, इसमें 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा आपको विकास वन, ये प्रोमो कोड आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको
10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट मिलने का फ़ायदा यह हुआ आपको थोड़ा प्राइस कम मिलेगा और आप सारे के सारे कोर्सेज जो भी हैं वो एक्सेस कर पाओगे। प्लस में जितने भी आपकी जिस भी कैटेगरी के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उस कैटेगरी में जितने भी प्लस कोर्सेज चल रहे होंगे उन सब के लिए आप एक्सेस कर पाओगे उन सबको। टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे आगे आने वाली वीडियोस या फिर लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। जैसे आज हमने वोकैब की क्लास ली है ऐसे ही वोकैब की सेशन सब आपके लिए कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो और चैनल भी ग्रो करें हमारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।